दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप कि तुम सब बिल्कुल ठीक होगे। और आज हम करने वाले हैं नए चैनल की शुरुआत। एक नई जर्नी पर निकल चुके हैं और ये जर्नी बहुत ही अच्छी होने वाली है। ये जो चैनल है मैंने स्पेशली क्लास 5, 6 और ऐसे जूनियर क्लासेस के लिए बनाया है, क्योंकि आजकल इन बच्चों के लिए पढ़ना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे क्लास 5 की जो एसएसटी की बुक है, माई बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़, क्लास 5 का चैप्टर नंबर 14, द वर्ल्ड फ्रॉम 1914 टू 1945 से लेकर हम शुरुआत करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में एटलीस्ट 10th तक काम आने वाला है। तो ध्यान से सुनना, समझना और बड़े मज़े से पढ़ना। तो जो ईयर है यहाँ पे, ईयर 1914 और 1945। तो 1914 और 1945, ये जो 19s वाली जो ईयर्स की सीरीज चल रही थी, ये थी हमारी 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी की शुरुआत से लेकर हाफ तक जो था वो वर्ल्ड पूरा बदल चुका था। 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा तबाही मच चुकी थी दुनिया में। और उस तबाही की वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। अलग अलग टाइप की एम्पायर्स बन गए थे, अलग अलग टाइप की कंट्रीज़ खड़ी हो चुकी थी, अलग अलग टाइप के कंट्रीज़ को गवर्न करने के सिस्टम्स आ गए थे, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप वगैरह वगैरह। डेमोक्रेसी वो होता है जहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट होती है, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर होता है। डिक्टेटरशिप में होता है कि एक ही बंदा होता है जो सारे फैसले लेता है। तो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो जर्मनी था ना, वो बहुत ही पावरफुल कंट्री था। मतलब जर्मनी को ऐसा लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास अंधाधुंध पावर आ गई भाई साहब, वो जो चाहे कर सकता है। तो जर्मनी उस टाइम पे वहाँ पे किंग था, और जो किंग था ना उसने क्या किया, किंग ने जर्मनी को और ऑस्ट्रिया को, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूंग्रेई, ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया, यहाँ पे सेंट्रल पावर्स का आपको दिख रहा होगा डब्बा है, सेंट्रल पावर्स। ये जो सेंट्रल पावर्स हैं, जर्मनी ने क्या किया, इन सेंट्रल पावर्स को मिलाकर एक वर्ल्ड वॉर शुरू कर दी एलीड पावर्स के अगेंस्ट। एलीड पावर्स यहाँ पे दे रखी हैं। एलीड पावर्स ये हैं, एलीड पावर्स हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, यूएसए और जापान। तो एलीड पावर्स के अगेंस्ट जर्मनी ने भाई साहब अंधाधुंध ना वॉर शुरू कर दी कि भाई साहब जर्मनी को तो कोई हरा ही नहीं सकता। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। तो जो ये द ग्रेट वॉर थी, ये 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई। और ये जो वॉर थी ना भाई साहब, इतनी अंधाधुंध चली और शुरुआत में जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा विक्ट्री भी मिली। जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम के काफ़ी सारे, फ्रांस और बेल्जियम 2 कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ के काफ़ी सारे एरियाज़ को कैप्चर भी करा। लेकिन फिर बाद में यूएसए है, तो जैसे ही भाई साहब यूएसए ने वॉर में एंट्री मारी ना, तो जर्मनी की हिला के रख दी। मतलब जर्मनी तबाही हो गई जर्मनी में। तो जब वॉर चल रही थी तो जर्मनी में लोगों को बताया जा रहा था कि जर्मनी बहुत ज़्यादा जीत रहा है, जर्मनी बहुत ही ज़्यादा विक्टोरियस है, जर्मनी बहुत पावरफुल कंट्री है, जर्मनी के सोल्जर्स की कोई ज़्यादा डेथ नहीं हो रही, जर्मनी के सोल्जर्स बहुत ही अच्छी लिविंग कंडीशंस में जी रहे हैं। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, जर्मनी बाबा जी हार गए, तो उसके बाद लोगों को पता चला कि जर्मनी कितनी बुरी तरह से, मतलब कितनी ही बुरी तरह से हारा है। इतनी बुरी तरह से कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन, बहुत ज़्यादा तबाही मच चुकी थी जर्मनी में। जो एलीड पावर्स थी, एलीड पावर्स यानी कि यही ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, यूएसए और जापान, इन्होंने जर्मनी पे कब्जा करने के बाद जर्मनी में बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटीज़ यानी कि बहुत ज़्यादा बुरी पॉलिसीज़ लगाई, जिसकी वजह से जर्मनी के लोगों को सफ़र करना पड़ा। जर्मनी के लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद पता चला कि जर्मनी के जो सोल्जर्स थे वो कितनी बुरी कंडीशंस में रह रहे थे। जर्मनी ने सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ी जीत हासिल करी, लेकिन यूएसए के आने के बाद तो जर्मनी की टाई फिस हो गई। तो ये सब जर्मनी के लोगों को पता चलना शुरू हुआ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ देना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कब्जा कर रखा था। आप सबको याद होगा इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, और यहाँ इस चैप्टर में बात हो रही है 1945 तक के पीरियड की। यानी कि इंडिया को ब्रिटेन का साथ देना पड़ा क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा कर रखा था। अब चलो जी, जर्मनी हारा, लोगों को जर्मनी के बारे में, उसकी बुरी हालात के बारे में, उसके ड्रॉबैक्स पता चल गए। अब जर्मनी का जो किंग था ना वो बहुत ज़्यादा डर गया, इसलिए जर्मनी के किंग ने क्या किया, अपनी थ्रोन को यानी कि अपनी गद्दी को खाली छोड़ के वो भाग गया।
जर्मनी का किंग वहाँ से भाग गया और उसके बाद जर्मनी की जो पार्लियामेंट्री लोग थे, यानी कि जो जर्मनी के पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके पास ये पावर आ गई कि भाई साहब अब तो हम लोग ना जर्मनी को रिफॉर्म करके रहेंगे। करो जी रिफॉर्म। किसने मना किया? तुम्हें रोका किसी ने? नहीं। जर्मनी के उन पॉलिटिकल लीडर्स ने वेमर नाम की जगह पे वो लोग मिले और वहां पर उन्होंने जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, जर्मनी की गवर्नमेंट बनाई और उस गवर्नमेंट को कहा जाता था वेमर रिपब्लिक। वेमर रिपब्लिक कहा जाता था और जर्मनी के पार्लियामेंट का नाम था रीचस्टैग। ये वैसे तुम्हारी बुक में नहीं है लेकिन तुम्हें आगे काम आएगा इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जर्मनी के पार्लियामेंट को इलेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना, और जर्मनी की गवर्नमेंट बन गई। तो वो जो जर्मनी की गवर्नमेंट बनी ना, उसने क्या किया, धीरे धीरे काम करना शुरू किया। अब जर्मनी बाबा हार गए थे और जब जो जिसने ये सारी खुराफात रची थी वर्ल्ड वॉर की, वो भी जर्मनी था, तो सजा तो मिलनी थी ना। तो जब वॉर ख़त्म हुई तो उसके बाद पेरिस में सारी कंट्रीज़ जो वॉर में इन्वॉल्व थी वो मिली और वहाँ पर उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन की। तो ये जो वर्साइल्स की ट्रीटी थी ना, उसमें क्या हुआ, उसमें लिखा गया था कि जर्मनी ने जानबूझ के ये वॉर शुरू करी और जिसकी वजह से जो लॉस हुआ उन सब की कंट्रीज़ में, वो जर्मनी की वजह से हुआ है। इसलिए जर्मनी को अब सज़ा मिलेगी और जर्मनी को हमारे लिए काम करना पड़ेगा, जर्मनी को फाइन्स पे करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमारी कंट्री के लोन्स दिए जाएँ। जर्मनी जो है वो अपना मिलिट्री बेस आगे नहीं बढ़ा सकता। पहले क्या होता था कि कंट्रीज़ दूसरी कंट्री को कैप्चर करके उनको अपनी कंट्री में मिला लेती थी, तो अब जर्मनी ये नहीं कर सकता था। जर्मनी के पास बहुत सारे रिसोर्स वाले एरियाज थे, राइनलैंड था, रूर था, कोल माइंस थी। तो ये सारी अलग अलग कंट्रीज़ ने ना ये प्रोडक्टिव एरियाज यानी कि ये इंडस्ट्रियल एरियाज कैप्चर कर लिए कि भाई साहब जब तक तुम हमारा लोन्स नहीं दोगे हम तुम्हारा ये एरिया कैप्चर कर लेंगे। और देखो, कोई भी कंट्री इतनी रईसजादी नहीं है कि वो 4 साल तक लंबी चौड़ी वॉर लड़े। तो जर्मनी ने भी बहुत सारे लोन्स ले रखे थे, तो जर्मनी ने भी इतने लोन्स ले रखे थे, उनको बाकी कंट्रीज़ के भी लोन्स पे करने थे, उनको अपने इंडस्ट्रियल एरियाज भी छुड़ाने थे। भाई साहब जर्मनी कहाँ जाता, इतने पैसे थोड़ी हैं जर्मनी के पास। तो जर्मनी ने क्या किया, यूएसए बाबा के पास गए और यूएसए बाबा को बोला कि सर हमें थोड़े से लोन दान कर दो, हम अपनी कंट्री को तो थोड़ा सुधार लें, तुम्हारी कंट्री को तो वापस ठीक करेंगे ना तब। तो यूएसए ने जर्मनी को लोन्स दे दिए। तो यूएसए ने जर्मनी को लोन्स दिए और उन 4-5 सालों में जर्मनी ने ठीक ठाक काम किया, जर्मनी की इंडस्ट्रीज वापस शुरू हो गई, जर्मनी में थोड़ा काम धंधा वापस शुरू हो गया। लेकिन जब मुसीबतें आती हैं तो एक के बाद एक धड़ 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 गिरती जाती है ना, वैसी जर्मनी के ऊपर भी गिरती गई। तो हुआ ये कि 1930s में 1929 1930s में क्या हुआ, यूएसए में एक एक्सचेंज है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज उस टाइम पे होता था, वो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज हो गया क्रैश। उसकी वजह से यूएसए में एक ही दिन में 6 मिलियन शेयर्स बेचने पड़े और उन शेयर्स के बिकने की वजह से हुआ क्या कि यूएसए अपनी ही इकोनॉमी को, अपनी ही कंट्री को मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो यूएसए ने बोला सारी कंट्रीज को कि भाई साहब तुम्हें जितने जितने लोन दे रखे ना वापस करो। तो जर्मनी को एकदम से सारे लोन्स वापस करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जर्मनी में 1930s का ग्रेट डिप्रेशन आ गया। एग्जैक्टली 1929 में शुरू हुआ था लेकिन मेनली 1930s में चला था। तो अब 1930s में अब ये ग्रेट डिप्रेशन आ गया जिसकी वजह से जर्मनी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। एक सेकेंड रुक। तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, यानी कि लोगों के पास काम धंधा नहीं था और लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। बिल्कुल ही मतलब लोग अपने गले में ना एक फट्टा सा टांग के घूम रहे थे कि हम किसी भी टाइप का काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लोग भूखे मर रहे थे। और उस टाइम पे हुआ क्या कि जर्मनी ने और क्या किया, जर्मनी को लोन्स पे बैक करने थे, जर्मनी को अपनी इंडस्ट्री शुरू करनी थी। तो जर्मनी ने सोचा कि हम अपनी करेंसी, अपने नोट्स और ज़्यादा छाप देते हैं, तो अगर हमारी करेंसी ज़्यादा सर्कुलेट होगी फॉरेन एक्सचेंज में, यानी कि फॉरेन डीलिंग्स में काम आएगी, इंटरनेशनल ट्रेड में काम आएगी, तो शायद हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़े और हम लोग लोन से बाहर आ सकें, इस डेप्थ से बाहर आ सकें। लेकिन भाई साहब इन्होंने इतनी करेंसी प्रिंट कर दी कि इनकी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल ही ठप हो गई। मतलब यूएस डॉलर के मुकाबले इनकी करेंसी की वैल्यू जमा ही गिर गई, इतनी ज़्यादा गिर गई कि क्या ही बताएं। मतलब अगर एक यूएस डॉलर
मिलियंस ऑफ जर्मन मार्क्स के बराबर हो चुका था। मतलब 1 मिलियन जर्मन मार्क जो है उस टाइम पे जर्मनी की करेंसी थी, तो 1 मिलियन जर्मन मार्क मिला के $1 बन रहा था, इतनी ज़्यादा वैल्यू गिर चुकी थी। अब एक और फॉर्मेशन हुई थी इस टाइम पीरियड के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लीग ऑफ नेशंस बना था। लीग ऑफ नेशंस एक ऐसी इंस्टीट्यूशन था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका काम था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो पाए। लेकिन ये बेचारी कुछ खास काम आ नहीं पाई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, कब हुई वो मैं अब बताती हूँ। देखो, अब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना ग्रेट डिप्रेशन की वजह से, कि 1933 में हिटलर बाबा की एंट्री होनी शुरू हो गई। हिटलर बाबा जो थे, एडोल्फ हिटलर, वो क्या कर रहे थे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो वो आर्मी में काम कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने आर्मी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारा और उसके बाद वेमार रिपब्लिक, जर्मनी की गवर्नमेंट की इतने बुरे हालात हो गए थे, जर्मनी के इतने बुरे हालात हो गए थे, तो इन्होंने नाजीज पार्टी, जर्मन यूथ पार्टी को फॉर्म किया, जर्मन वर्कर्स पार्टी, ऐसी पार्टी को फॉर्म किया, वहाँ के लीडर बने। उसके बाद इन्होंने भाषण देने शुरू किए कि मैं अगर पावर में आऊँगा तो मैं जर्मनी को इस डेप्थ से, इस गरीबी से बाहर निकालूंगा, जर्मनी में डेवलपमेंट करूंगा, जर्मनी को वापस एक पावरफुल नेशन बना दूंगा। इतने इतने इन्होंने वादे कर डाले, और भाई साहब ये जीत भी गए। पहले पहले तो नहीं जीते, लेकिन बाद में ये जीत गए, और उसके बाद वहाँ पर ये जर्मनी के पार्लियामेंट के चांसलर बन गए। जर्मनी के प्रेसिडेंट ने इनको चांसलर अपॉइंट किया, और चांसलर जो था वो उस टाइम पे जर्मन पार्लियामेंट की वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट थी। अब एडोल्फ हिटलर बाबा ने ना लालच कर लिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एकदम से ना, पता नहीं, अचानक से एक दिन जर्मनी के पार्लियामेंट में आग लग गई। उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसे लॉज पास करे जिसकी वजह से जर्मनी एक डिक्टेटर वाली कंट्री बन गया, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सिर्फ एक लीडर होगा और वो पूरी कंट्री को संभाल के रखेगा। तो जो ये हिटलर बाबा थे, इन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए और काफ़ी बुरे काम भी किए। अच्छे काम इन्होंने ये किए कि इंडस्ट्रीज़ को वापस डेवलप करवाना शुरू किया, जर्मनी को वापस थोड़ा पावरफुल बनाना शुरू किया, थोड़ी डेवलपमेंट शुरू कर दी, इकोनॉमी को थोड़ा ग्रो कराना शुरू कर दिया, और बहुत सारे एरियाज़ को कैप्चर किया। इन्होंने लीग ऑफ नेशंस जो थी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से विड्रॉ करके इन्होंने बाकी सारे इनके जो रिसोर्स रिच एरियाज थे, जो फ्रांस ने, ब्रिटेन ने कैप्चर कर रखे थे, उनको वापस ले लिया और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी। बुरे काम इन्होंने ये किए कि इनको ना ज्यूज़, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, यानी कि स्पेशली एबल्ड लोग जो होते हैं, जो ज्यूज़ होते हैं, जो पोलिश लोग होते हैं, इनको पता नहीं वहाँ से उन लोगों से कौन सी चुल मचती थी, कौन सी प्रॉब्लम थी, कि इन्होंने उन लोगों को मरवाना शुरू कर दिया। वो इनको कंसंट्रेशन कैंप्स में लेके जाके, गैस चैम्बर्स में लेके जाके पॉइजनस गैसेस छोड़ देते थे, और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। उनको, ज्यूज़ को, डिसेबल्ड लोगों को, पोलिश लोगों को और ऐसे अलग अलग कास्ट के लोगों को ये मरवाते थे, क्योंकि इन्हें ये पसंद नहीं थे। तो ये इनकी एक गलत बात थी। चलो, ये सब एक अलग टॉपिक आ जाता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुई? 1939 को, 1 सितंबर 1939 को पहली सबसे लंबी वॉर शुरू हुई। 6 साल ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली, और ये भी एलिड पावर्स और एक्सिस पावर्स के बीच में लड़ी गई थी। एलिड पावर्स कौन सी थी यहाँ पे? एलिड पावर्स थी ये ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन यानी कि रशिया और यूएसए। और एक्सिस पावर्स कौन सी थी? एक्सिस पावर्स थी जर्मनी, इटली और जापान। तो इस बार इटली और जापान ने जर्मनी को ज्वाइन कर दिया था। तो हिटलर बाबा ने क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने अलग अलग एरियाज़ को कैप्चर करना शुरू किया। एलिड पावर्स के काफ़ी सारे एरियाज़ इन्होंने कैप्चर करे। जर्मनी के जो एरियाज़ फ्रांस और ब्रिटेन ने कैप्चर कर रखे थे उनको भी छुड़ा लिया। बहुत ज़्यादा विक्ट्री पाई इन्होंने। स्टार्टिंग में भाई धूम धड़ाके से जर्मनी जीतता था, पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जीता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जीता। लेकिन जब इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो गलती कर बैठता ना। हिटलर बाबा भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और गलती कर ली। गलती इन्होंने ये की कि हिटलर ने सोवियत यूनियन में इन्वेड कर दिया। अपनी आर्मी को बोला कि सोवियत यूनियन को जाके कैप्चर करो। और सोवियत यूनियन में उस टाइम पे इतनी ठंड थी कि हिटलर की आर्मी एक दिन भी वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाई और मर गई। तो यहाँ से ड्रॉबैक आना शुरू हो गया। फिर
जब कहते हैं ना एक सेब टोकरी में खराब हो तो बाकी सारे सेबों को भी खराब कर देता है। अब जर्मनी का दिमाग खराब था तो इटली और जापान का दिमाग भी खराब होना था। तो जापान ने क्या किया, यूएसए के एक बेस था, शिप बेस था, मिलिट्री बेस था, पर्ल हार्बर, वहां पर एटॉमिक बॉम्ब गिर दिया। उस एटॉमिक बॉम्ब ने वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दी। तो पहले तो यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट नहीं ले रहा था, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता था कि वापस उसकी कंट्री इकोनॉमी इतना सफर करे। लेकिन भाई बदला तो लेना था, अब इतनी ज्यादा जापान ने डिस्ट्रक्शन कर दी थी, यूएसए कैसे पीछे रहता। तो यूएसए ने वॉर में फिर से पार्ट लिया, जर्मनी फिर से हार गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब खत्म हुई जब यूएसए ने जर्मनी पर, सॉरी, यूएसए ने जापान पर, जापान की दो सिटीज पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, दो एटॉमिक बॉम्ब्स गिरे, वहां पे तबाही कर दी, और फिर वर्ल्ड वॉर हो गई खत्म। और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, फॉर्म हुआ। और उसका काम ये है कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने किया वो दोबारा ना हो, दोबारा कोई वर्ल्ड वॉर शुरू ना हो। अगर वॉर हो भी जाती है तो उसमें इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो जितना पहले हुआ, एटॉमिक बॉम्ब्स यूज़ ना हो, और कंट्रीज़ में पीस बनी रहे। तो ये वर्ल्ड वॉर यहाँ पर जाके ख़त्म हुई। और जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो इस बार जो एलीड पावर्स थी, यानी कि यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, इन्होंने इस बार क्या किया, उन्होंने जर्मनी पे उतनी हार्श ट्रीटीज़ नहीं लगाई, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई साहब अगर हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह जर्मनी को इस बार भी इतना ज़्यादा सीवियर पनिश कर दिया तो फिर से हिटलर जैसा कोई नया बंदा निकल आएगा और फिर से इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, शायद फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए। इसलिए उन्होंने इस बार थोड़ा लाइटली काम लिया। और कहा जाता है कि हिटलर बाबा ने बर्लिन बंकर में, बर्लिन एक जगह है वहाँ पे एक बंकर एक वो एरिया होता है जहाँ पे जमीन के अंदर गड्ढे खुदे खुदे होते हैं और वहां पे सोल्जर्स छुप के रहते हैं ताकि वॉर हो जाए तो वो उस गड्ढे में से अटैक कर सकें। तो कहा जाता है कि हिटलर ने उसी बर्लिन में एक बंकर में अपनी फैमिली के साथ सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है उसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर होता है यहीं पे खत्म। अगर चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को दबा के जाना, लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। बाय।